हाय स्टूडेंट, कैसे हो? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक। ठीक है, पीडियाट्रिक में हमारी 2 क्लासेज हो गई है, आज हमारी 3rd क्लासेज। ठीक है, हमने स्टार्टिंग की थी पीडियाट्रिक, और पीडियाट्रिक में हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में देखा था हम लोगों ने क्या उसके इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, और इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था कि फर्स्ट इनिशियल केयर क्या होती है ना, फर्स्ट असेसमेंट क्या होता है न्यूबॉर्न के अंदर, और फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होता है ना। तो इधर देखो क्या बोला हमने, फर्स्ट इंटरवेंशन इन न्यूबॉर्न। तब आपका आंसर क्या गया था? इंटरवेंशन, यानी कि हम लोगों ने अप्लाई किया था उसके ऊपर। ठीक है, इंटरवेंशन किया था, तो इसका आंसर क्या था आप लोगों का? सक्शनिंग। ठीक है, और सक्शनिंग प्रोसीजर कर रहे थे, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? एयरवे क्लियरेंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एयरवे को क्लियर कर रहे थे, एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, फर्स्ट इंटरवेंशन तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्या होता है, इसमें असेसमेंट क्या होता है ना। फर्स्ट असेसमेंट, तो फर्स्ट असेसमेंट क्या होता है? तब आपका आंसर क्या गया था यहाँ पे? रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टार्ट होता है किसके साथ में? रेस्पिरेशन स्टार्ट विद क्राई। जैसे न्यूबॉर्न क्राई करता है, और कैसे करता है ना, स्टार्ट कैसे होता है हम लोगों ने यहाँ तक से देख लिया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था क्या? अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर के बाद में देखा था हम लोगों ने क्या? अपगार स्कोर तक लास्ट हो गया था। ठीक है, देखो इधर देखना क्या लिखा था हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि अपगार स्कोर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसमें स्कोर कितना होता है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल से देख लिया था। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था इसके अंदर कि इसके अंदर केयर कैसे करते हैं। जैसे अपगार स्कोर कितना है किसी पर्सन का? 8, 9, 10 अपगार स्कोर है, तो उसमें क्या केयर करेंगे हम लोग। ठीक है, और किसी का अपगार स्कोर कितना है? 4 to 7 आया है, और किसी का अपगार कितना है, स्कोर कितना है? लेस देन 3 आया है, 0 to 3 अपगार स्कोर किसी पर्सन का है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने न्यूनेटल रिससिटेशन बताया था आप लोगों को। ठीक है, CPR बताई थी, इसमें CPR करेंगे, प्रायोरिटी ये करेंगे, और 100% ऑक्सीजन वगैरह देंगे, ये सारा डिटेल में बताया था मैंने, है ना। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है और उसका अपगार स्कोर कितना आ रहा है? लेस देन 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? अपगार स्कोर कितना आ रहा है? लेस देन 3 आ रहा है फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक किसी न्यूबॉर्न बेबी का अपगार स्कोर कितना आ रहा है? लेस देन 3 आ रहा है, 5 भी हो सकता है, या मोर देन 5 मिनट भी हो सकता है। इतनी देर तक उसका अपगार स्कोर कितना आ रहा है? लेस देन 3 आ रहा है। तो उसके अंदर क्या होती है? एक कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क होती है ना। और कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसको? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। कौन सा कॉम्प्लिकेशन? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में भी मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है? तब आपका आंसर जाएगा सेरिब्रल फॉल्सी। सेरिब्रल फॉल्सी क्या होती है ये डिटेल में देखेंगे नर्वस सिस्टम के साथ में, है ना। जब हम पीडियाट्रिक का नर्वस सिस्टम देखेंगे ना, तो उसके साथ में देखेंगे इसको डिटेल में, सेरिब्रल फॉल्सी होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो क्या था? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। जितने पॉइंट इसके रिगार्डिंग बनते हैं ना, सारे टॉपिक एक ही टॉपिक देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, और इमीडिएट कटिंग कब करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं ना। तो इधर देखो किसकी कटिंग करें हम लोग? अम्बिलिकल कॉर्ड की। ठीक है, पहली बात तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है ना, तो इसमें लिखना आप लोग साथ साथ लिखते चलना। एक कनेक्शन बिटवीन न्यूबॉर्न
एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है, कनेक्शन होता है, और उसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और अम्बिलिकल कॉर्ड को नाम से जाना जाता है, किस नाम से, फन्निस नाम से भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, फन्निस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग है, उसमें हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, है ना। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो इधर देखना कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखो हम लोग सर्जिकल ब्लेड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सर्जिकल ब्लेड का यूज करेंगे, ठीक है। और ब्लेड का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर का, किसका, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर का क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसका यूज करते हैं हम लोग इसमें, क्लैंप का यूज करते हैं, किसका, क्लैंप का। और वो क्लैंप क्या होती है, अम्बिलिकल क्लैंप होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होती है वो, ठीक है। और किसका यूज करते हैं इसमें, बस इन्हीं दो चीज़ों का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, ठीक है। अब इनके डायग्राम देखना आप लोग, ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। जो इंस्ट्रूमेंट लिखा ना हम लोगों ने, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ देखते चल रहे हैं हम लोग। अम्बिलिकल कॉर्ड कटर सीजर होती है, क्या होती है, सीजर होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर सीजर होती है, ठीक है। ऐसा डायग्राम, ये देखो ऐसा डायग्राम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटर सीजर का, ठीक है। देखो हम लोगों ने देखा था अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप क्या होती है, तो उसका डायग्राम भी देखना आप लोग। ये देखो ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, ठीक है। इससे अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे क्लैंप कट जाती है, ये देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसी होती है ना। और इसको इससे क्या किया जाता है, क्लैंप किया जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लैंप, ठीक है। क्लैंप का डायग्राम ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। और एक चीज़ याद रखना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप होता है ना, वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये देखो ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का होता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। ये इसमें क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड कटर में हम लोग जो क्या ले रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कटर ले रहे हैं या सर्जिकल ब्लेड ले रहे हैं। ये ब्लेड कैसी होनी चाहिए, इसमें स्ट्राइल ब्लेड होनी चाहिए, कैसी ब्लेड होनी चाहिए, स्ट्राइल ब्लेड होनी चाहिए। स्ट्राइल ब्लेड क्यों बोला मैंने, यदि हम लोगों ने यूज कर लिया क्या, इफ यूज एन स्ट्राइल या फिर अनहाइजेनिक ब्लेड का क्या लिया, यूज कर लिया, तो उस न्यू बॉर्न बेबी में रिस्क होती है ना। ये क्या बोला मैंने, अनस्ट्राइल या अनहाइजीन जो ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड है, इसका हम लोगों ने यूज कर लिया, तो उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रिस्क होती है। किसकी रिस्क होती है, कैन कॉज, ये लीड करता है, क्या लीड करता है, तब आपका आंसर हो जाएगा, ये टिटनेस को लीड करता है। किसको लीड करते हैं, टिटनेस को। टिटनेस को लीड करता है, और टिटनेस को ये इधर किस नाम से जानते हैं हम लोग, एट डे डिजीज, एट डे डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं इसको, एट डे डिजीज़ के नाम से। और इसमें देखना जब भी क्या होता है, टिटनेस होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो फीवर देखने को मिलता है, उसमें मसल का स्पाज्म देखने को मिलता है, मसल स्पाज्म देखने को मिलता है, टिटेनी लाइक सिम्टम हो जाते हैं। कौन से सिम्टम अपीयर होंगे, टिटेनी लाइक सिम्टम अपीयर होंगे, ठीक है। ये टिटनेस के बारे में बताया मैंने थोड़ा सा। नेक्स्ट बात है कि हम लोगों ने ये बता दिया
हम लोगों ने ये देख लिया कि अनहाइजीनिक या अनस्टाइल ब्लड का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर किसकी रिस्क होती है, टिटनस की रिस्क होती है। और टिटनस को किस नाम से जानते हैं हम लोग, एटेडा डिजीज के नाम से, जिसमें फीवर देखने को मिलता है और मसल स्पाज्म देखने को मिलता है और टिटेनियल लाइक सिम्पटम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखना आप लोग कि हम लोगों ने क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया और किसको किस टाइमिंग पे कट करेंगे ना, तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कटिंग कर रहे हैं, तो टाइमिंग क्या रहेगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के 3 मिनट, या कुछ जगह 1 से लेकर के 3 मिनट भी दिया जाता है आप लोगों को, है ना। कुछ जगह ये लिखा जाता है और कुछ जगह 2 से 3 मिनट देखने को मिलता है ना। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसको हम लोग 2 से 3 मिनट पे ही कट क्यों कर रहे हैं ना, 2 से 3 मिनट पे ही इसको कट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। बिकॉज इन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। और ब्लड भी कितना होता है इसमें, 80 से लेकर के 80 to 100 ml ब्लड ये होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ml ब्लड होता है इसके अंदर। और ये ब्लड क्या होता है फिर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर चला जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर, है ना। ये क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ट्रांसफ्यूज होता है, ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के अंदर कब करते हैं और इसमें क्या टाइमिंग रहता है। ठीक है, और टाइमिंग के बाद में मैंने लिखा है कि इसको 2 से 3 मिनट पे ही कट क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 80 से लेकर 80 to 100 ml क्या होता है इसमें ब्लड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और वो ब्लड क्या होता है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर चला जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अम्बिलिकल कॉर्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया। और इसको कट कैसे करते हैं ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कैसे करते हैं, देखो इधर देखो, ये मैंने बना दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा होगी और यहाँ पर क्या होगी हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या होगी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और इधर क्या हो गया, बेबी हो गया, ये बेबी है। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड इसे अटैच है यहाँ पे। ठीक है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करें हम लोग, कट करें। कट करने से पहले क्या करते हैं, इसमें क्लैंप का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बताया था ना हमने ब्लू कलर का। ठीक है, उस क्लैंप को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। ठीक है, अब हम क्लैंप को क्या से अप्लाई करते हैं उसके ऊपर और फिर कट कहाँ से करते हैं, ये देखना। मैंने बोला ये हमारे पास में क्या है, बेबी है, और इसी बेबी से यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, फर्स्ट क्लैंप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट क्लैंप, नोट कट ओनली बोला मैंने, क्या क्लैंप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्लैंप रहेगा ना, वो क्लैंप नेक्स्ट यहाँ से 5 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ से कितना 5 सेंटीमीटर सेकेंड क्लैंप हो जाएगा हमारा। और देखो सेकेंड क्लैंप यो इससे कितना दूर हुआ है, फर्स्ट क्लैंप से कितना दूर रही है, 2.5 सेंटीमीटर तो दूर है। ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट क्लैंप और ये लिखा है मैंने क्या, सेकेंड क्लैंप। ठीक है, अब दोनों क्लैंप करने के बाद में, है ना, क्लैंप करने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, मिड से, इन दोनों के मिड से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। ये क्लियर हो गया बिटवीन। अब हमारे पास में जो रिमेनिंग जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी वो कितनी बचेगी, रिमेनिंग जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी वो 3 से 4 सेंटीमीटर की बचेगी ना। रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी रहेगी, 3 to 4 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 3 to 4 सेंटीमीटर। बट याद रखना ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, तो न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर न्यू बॉर्न बेबी है और उसके अंदर क्या है, हाईली रिस्क कंडीशन है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है वो प्रीमेच्योर हो सकता है या उसके अंदर कोई अदर डिजीज कंडीशन हो सकती है। देखो क्या बोला मैंने, इफ न्यू बॉर्न है और उसके अंदर क्या है, हाई रिस्क कंडीशन देखने को मिल रही है। कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, हाई रिस्क
कंडीशन देखने मिल रही है। और हाई रिस्क कंडीशन में जैसे कि लाइक एज है ना, लाइक एज की बात करें तो बोल सकते हैं इसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एक को लिख रहा हूँ कंडीशन प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी है तो उसमें हम लोग जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कितनी रखेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा एक कीवर्ड में याद रखना 8 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर रिमेनिंग रखनी पड़ेगी अम्बिलिकल कॉर्ड। एक कीवर्ड में 8 सेंटीमीटर, इतनी हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड क्या रखते हैं, रिमेनिंग रखेंगे। कौन सी कंडीशन में, हाईली रिस्क के डिसऑर्डर के अंदर, या हाईली रिस्क की बेबी रहेगा ना, न्यूबॉर्न बेबी, तो उसके अंदर इतनी अम्बिलिकल कॉर्ड में रखनी पड़ेगी 8 से। या बोल सकते हैं यदि न्यूबॉर्न बेबी है वो वीक वगैरह होगा, या उसके अंदर कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, करना पड़ेगा हमको, तभी हम क्या करेंगे इसमें रिमेनिंग रखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी 8 to 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है और इसको कितना रखना हम लोगों को, ये मैंने डिटेल में बताया। ये समझ में आया आप लोगों को, अरे हाँ है ना, ठीक है। थोड़ा जब अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करें, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो रिमेनिंग इतनी बच गई। नेक्स्ट इमीडिएट कटिंग कब करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इमीडिएट कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। इमीडिएट कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएट कट कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग इमीडिएट करते हैं ना, और क्यों करते हैं ना, तो ये देखना आप लोग। अरे आता है ये आप लोगों को पढ़ा हुआ पहले अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में, और जितना आज हम पढ़ रहे हैं डिटेल में देखेंगे, इतना डिटेल में, और एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना आप लोग, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इमीडिएट कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड को कब करते हैं, तो इसमें देखना जब न्यू बॉर्न बेबी कैसा है, प्रीटर्म है, प्रीटर्म न्यू बॉर्न बेबी रहेगा ना, उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग इमीडिएट कट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है 80 to 100 ml ब्लड होता है, और वो 100 ml प्री मेच्योर यहाँ ये प्रीटर्म में बेबी के अंदर चला गया तो क्या देखने को मिल सकता है इसमें हाइपरवोलेमिया, है ना। तो हाइपरवोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इमीडिएट करते हैं, है ना। तो लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इमीडिएट कट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रीटर्म बेबी में। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैंने बोला है कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर मिनिमाइज इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं इमीडिएट कट करते हैं। क्या करते हैं इमीडिएट कट। देखो क्या लिखा मैंने, टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या रिस्क ऑफ एक्सपोजर, रिस्क ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं इमीडिएट कट करते हैं। जैसे लाइक एज कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक एज HIV मदर है, कोई HIV मदर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ये कंडीशन करते हैं, इमीडिएट कट करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब एक तो एक कंडीशन होती है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। कौन सी प्रेगनेंसी है, इन ट्विंस प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे इमीडिएट कट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो बेबी है उसको क्या हो जल्दी से क्या हो ब्लड सप्लाई हो, जल्दी से जल्दी क्या हो उसको ब्लड सप्लाई हो, है ना। इसलिए हम ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर और मिनिमाइज एक्सपोजर और प्रीटर्म बेबी में हम लोग क्या करेंगे इमीडिएट कट करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, इमीडिएट कटिंग इन कंडीशन में करते हैं, ठीक है। अरे ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है, अच्छी बात है, ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट देखो हम लोग आगे करते हैं इसको ना, कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग कैसे करते हैं, कितने टाइमिंग के ऊपर करेंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद में, है ना, आफ्टर कट। देखो क्या लिखा मैंने, आफ्टर कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा ना, रिमेनिंग पार्ट को किस नाम से जानते हैं, है ना, रिमेनिंग पार्ट को
किस नाम से जानते हैं? कॉर्ड एज, है ना, कॉर्ड एज। तब आपका आंसर क्या जाएगा? स्टम्प के नाम से। किस नाम से? स्टम्प के नाम से जानेंगे। और जो ये स्टम्प होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? स्टाइल करते हैं, इसको क्लीन करते हैं ना। जो रिमेनिंग पार्ट है ना अम्बिलिकल कॉर्ड का, उसको किस नाम से जानते हैं? स्टम्प के नाम से। उस स्टम्प को हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, है ना। और किससे क्लीन करेंगे इसको? तब आपका आंसर आएगा, किससे क्लीन करेंगे इसको? स्पिरिट से। स्पिरिट से क्या करेंगे? इसको क्लीन करेंगे। यहाँ बोल सकते हैं हम लोग 70% अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? 70% अल्कोहल से आ सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? स्पिरिट, है ना, 70% अल्कोहल से क्या करेंगे? इसको क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद में इसको क्या करना है हम लोगों को? स्टम्प को क्या रखना है? ड्राई रखना है। क्या रखना है? ड्राई रखना है, ठीक है। ड्राई रखने के बाद में, है ना, ड्राई रखने के बाद में ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली, है ना, ये क्या हो जाएगा? सेट डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेट ऑफ, सेट ऑफ, फॉल्स हो जाएगा, गिर जाएगा सेट ऑफ। और कितने दिन पे ये सेट ऑफ होता है? तब आपका आंसर आएगा 5 to 7 डेज पे क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है, गिर जाता है नीचे, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू गिरेगा? तब आपका आंसर क्या जाएगा? ड्राई गैंग्रीनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ड्राई गैंग्रीनियस प्रोसेस के थ्रू ये क्या होगा? सेट आउट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये सेट आउट हो जाती है, ये फॉल्स डाउन हो जाती है, कब होती है? तो 5 से 7 दिन पे क्या होती है? हो जाती है सेट ऑफ, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फॉल्स डाउन गिर जाएगी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ब्लैक कब हो जाती है? क्या बोला हमने? ब्लैक अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लैक कब हो जाएगी? तब आपका आंसर क्या आएगा? 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज भी क्या होती है? ये ब्लैक हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, खाली हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? अम्बिलिकल कॉर्ड सेट ऑफ कब हो जाती है और ब्लैक कब हो जाती है, ये मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप लोग, क्या बता रहा हूँ मैं कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है? ड्राई गैंग्रीनियस प्रोसेस के थ्रू ये होती है, सेट आउट हो जाती है, यहाँ सेट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लैक होती है 2 से 3 दिन के ऊपर ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक बात और बोल रहा हूँ कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं ना। तो क्या लिखा मैंने? इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखा है मैंने, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकस। दोनों को अलग अलग टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकस और एक बोला मैंने इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड ये वाली थी ना अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, इसका इन्फ्लामेशन हो रहा है। और एक जो हमारी जो अम्बिलिकस होती है उस एरिया और उसके सराउंडिंग जो टिश्यू होते हैं उसका इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकस, इसको किस नाम से जाना जाता है? तब आपका आंसर क्या जाता है? इसको जाना जाता है ओम्फेलाइटिस के नाम से। किस नाम से? ओम्फेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है, इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको किस नाम से जाता है? यानी अम्बिलिकल कॉर्ड ये हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तब आपका आंसर जाएगा फनीसाइटिस। फनीसाइटिस के नाम से जाना जाएगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों का अम्बिलिकल कॉर्ड की रिगार्डिंग? जितने पॉइंट बनते थे मैंने सारे पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, कौन सा टॉपिक चल रहा था? इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न टॉपिक चल रहा था। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग देख लिया था, अब गार स्कोर, देन आफ्टर अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। और अब स्टार्ट करें हम लोग कि न्यूबॉर्न की हम लोगों ने क्या कर दी? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कर दी। अब उसको क्या कर रहे हैं? उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। किसी प्रिवेंट कर रहे हैं? हीट लॉस नहीं हो, उसका क्या नहीं हो? हीट लॉस नहीं हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, उस बेबी को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं और व्रैप करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग रही वो क्या रही? ड्राई एंड व्रैप द न्यूबॉर्न बेबी।
ड्राई एंड wrap the न्यूबॉर्न। इनको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे, कवर करके रखेंगे, है ना। तो ये हमारी ये हेडिंग है। अब इसमें देखो हम लोगों को क्या रखना है, देखो क्या बोला मैंने कि जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग, वार्म जो कपड़ा रहेगा हमारे पास में, वार्म कपड़ा रहेगा या वार्म टॉवल बोल सकते हैं ना। क्या लिखा मैंने, वार्म टॉवल एंड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट रहेगा, उससे क्या करेंगे, कवर करेंगे बेबी को। वार्म एंड ब्लैंकेट से क्या करेंगे, कवर द बेबी, कवर द बेबी टू प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। कवर द बेबी क्या बोला मैंने, देखो वार्म टॉवल एंड ब्लैंकेट का क्या करें हम लोग, यूज करें, क्या करें, यूज करेंगे इसमें, यूज टू कवर द बेबी, है ना। टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब हाइपोथर्मिया का सिंपल सा मीन होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या उसकी हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ है ना कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो आजकल एग्जाम में सिंपल लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का टेम्परेचर, और किसका टेम्परेचर की बात करें, न्यूबॉर्न के टेम्परेचर की बात करें। जो न्यूबॉर्न बेबी रहेगा उसका बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, तो आपको याद रखना है 36.5 to 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतना क्या होता है उसका टेम्परेचर होता है। और यदि इसका टेम्परेचर कितना हुआ है, लेस देन, कितना से कम हुआ है, लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हुआ है, कम टेम्परेचर हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोथर्मिया बोलेंगे, ठीक है। और हाइपोथर्मिया को बोलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न, क्या बोला मैंने, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज कौन सी होती है, तब अभी आपका आंसर क्या जाएगा, यही आंसर जाएगा, हाइपोथर्मिया। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, हाइपोथर्मिया जाएगा। और यहाँ पे चेंज कर देता, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न की जगह क्या देता है, वो एडल्ट डाल देता है, ठीक है। तब आपका आंसर क्या जाता है, यहाँ पे हाइपर टेंशन आंसर जाता है, क्या आंसर जाता है, हाइपर टेंशन आपका आंसर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को और भी ज़्यादा देखना चाहिए हम लोग, तो देखो क्या बोला मैंने, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न, तब आपका आंसर क्या गया था, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साइलेंट किलर डिजीज इन एडल्ट, तब आपका आंसर क्या गया, हाइपरटेंशन। यदि आपको ऑप्शन में हाइपरटेंशन नहीं देगा तो सेकंड क्या देगा इसमें, डायबिटीज मेलाइटिस ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा, डायबिटीज मेलाइटिस। फर्स्ट इसको चूज करना है आप लोगों को, फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी पे इसको चूज करना है, डायबिटीज मेलाइटिस को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट, क्या लिखा मैंने, साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट, थेफ्ट ऑफ साइट, तो ये कौन सी डिजीज बोलेंगे, साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट, तब आपका आंसर क्या जाएगा, तब आपका आंसर जाएगा साइट का बोला यानी कि देखना, है ना। तो कौन सी डिजीज होगी यहाँ पे, ग्लूकोमा, कौन सी कंडीशन, ग्लूकोमा कंडीशन होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बोलूँ, साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन, साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन, ये कौन सी कंडीशन होगी, तब आपका आंसर रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का पोरस का मतलब होता है छेद होता है, पोरस का मीनिंग क्या होता है, छेद, यानी ऑस्टियो का मीनिंग क्या होता है, बोन, ऑस्टियो का मीनिंग क्या होता है, बोन होता है, और इस पोरस का मीनिंग क्या होता है, पोरस का फॉर्मेशन हो रहा है यानी छेद बन रहे हैं ना, क्या बन रहे हैं, छेद बन रहे हैं। तो इसी में क्या होंगे, बोन के अंदर क्या होंगे, स्मॉल स्मॉल होल बन जाएंगे, उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन बोलेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को, जो हमारा टॉपिक है ना उसको कंटिन्यू करते हैं ना।
टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक में देखो हम लोगों ने क्या क्या देख रहे थे, उसमें हाइपोथर्मिया कंडीशन आई थी हमारे पास में, और किसको प्रिवेंट कर रहे थे हम लोग, हीट को प्रिवेंट कर रहे थे, है ना। और हीट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को क्या कर रहे थे, एक ब्लैंकेट के अंदर एक वार्म टॉवेल और ब्लैंकेट का क्या कर रहे थे हम लोग यूज कर रहे थे, वार्म टॉवेल का और ब्लैंकेट का क्या रहे थे इसमें यूज कर रहे थे, और उस बेबी को क्या रहे थे कवर कर रहे थे, किसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे थे। ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखो मैं आगे बढ़ता हूँ कि हाइपोथर्मिया को तो हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया, है ना, प्रिवेंट करेंगे। और एक चीज़ पूछ जाती है कि जो हाइपोथर्मिया हो रहा है, हम लोग ब्लैंकेट का यूज कर रहे हैं हाइपोथर्मिया में, है ना। इधर देखना आप लोग क्या बोला मैंने, एक बार सुनना फिर से, क्या बोला मैंने, वार्म टॉवेल का यूज करें और ब्लैंकेट का यूज करें, बेबी को क्या करें कवर कर रहे हैं, किससे प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि लॉस ऑफ हीट, है ना, यानी कि मेथड ऑफ हीट लॉस। तो कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हीट लॉस होती है, मेथड ऑफ हीट लॉस, हीट लॉस के कौन कौन से मेथड है ना। तो टोटल कितने मेथड होते हैं इसके, मेनली 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होंगे, 4 मेथड होंगे। और 4 मेथड को आप लोग याद कैसे रखोगे, तो इधर देखना क्या बोला मैंने, इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, RECC, किससे याद रखोगे, RECC से याद रखोगे इसको। इधर देखो फर्स्ट R का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो आपका आंसर रहेगा रेडिएशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा मेथड देखो, इससे क्या आंसर जाएगा, इवापोरेशन, इवापोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, इससे आपका आंसर है कन्वेक्शन, और फोर्थ से आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, कंडक्शन। ये 4 मेथड होते हैं जिनसे क्या होती है, हीट लॉस होती है। नेक्स्ट देखो आप लोग है जो रेडिएशन मेथड है उससे हीट होती है, लॉस होती है, वो कितनी परसेंट होती है, तब आप याद रखना 60% क्या होती है इसमें हीट लॉस होती है। कितनी परसेंट होती है, 60% क्या होती है इसमें हीट लॉस होती है। इवापोरेशन जो मेथड होता है उससे हीट लॉस कितनी होती है, कन्वेक्शन से कितनी होती है, और कंडक्शन से कितनी होती है। नेक्स्ट देखो आप लोग उसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो कंडक्शन होता है उससे जो हीट लॉस होती है वो कितनी परसेंट होती है, तब आप याद रखना इसमें 3%, कितने परसेंट याद रखोगे, 3% हीट लॉस होती है। और जो कन्वेक्शन होता है उससे कितने परसेंट हीट लॉस होती है, 15% याद रखोगे। क्या याद रखोगे, 15% हीट लॉस होगी। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या बचा है, ये बचा है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन से जो हीट लॉस होती है वो कितनी लॉस होती है, कोई बताएगा, एनीवन, अरे एनीवन कोई बता सकता है। इससे होती है आप याद रखना 22%, कितना परसेंट रखोगे, 22% इससे ये होती है हीट लॉस होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना आप लोगों कि मैक्सिमम हीट लॉस किससे हो रही है, मैक्सिमम हीट लॉस मेथड, मैक्सिमम हीट लॉस मेथड कौन सा है, तब आपका आंसर क्या आएगा, रेडिएशन है। कौन है, रेडिएशन। और मिनिमम कौन सा होता है, मिनिमम हीट लॉस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन से या मैक्सिमम हीट लॉस होता है, क्या बोला है, मैक्सिमम हीट लॉस भाई। मेथड ये बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधा से लिखा है मैंने, मैक्सिमम हीट लॉस बाई, तब आपका आंसर आएगा स्किन से होती है। मैक्सिमम हीट का लॉस किससे होता है, स्किन से होता है। और ये यार ना मिनिमम किससे होती है, और मिनिमम किससे होती है और मैक्सिमम किससे होती है, और कितना परसेंट हो सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, RECC, ठीक है। अब इधर देखो रेडिएशन की बात करें ना, रेडिएशन से कितना परसेंट हीट का लॉस हो रहा है, 60% से। मैक्सिमम हीट लॉस इसी से होती है। अब ये रेडिएशन मेथड होता क्या है ना, कैसे हीट लॉस होती है और इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। इवापोरेशन मेथड है, उससे हीट लॉस कैसे होती है। तो आप याद रखना कि जो रेडिएशन मेथड है, कौन सा मेथड है इसमें, रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन मेथड से कितनी परसेंट हीट लॉस हो रही है, 60% हीट लॉस हो रही है। और वो जो हीट लॉस होगी वो कैसे होगी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको कूल इन्वायरमेंट में नियरली, है ना, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है, हम लोगों ने उसको टच किया, है ना, टच करने पर या कोई कोल्ड इन्वायरमेंट उसके पास में आ रहा है या कूलर वगैरह की
यानी नियर, उस न्यू बॉर्न बेबी के नियर क्या प्रेजेंट है, कूलर वगैरह प्रेजेंट है, तो उसी से जो हीट लॉस हो रही है वो हीट लॉस कौन सी होगी, कौन से मेथड से होगी, तो रेडिएशन से होगी। कौन से मेथड से होगी, रेडिएशन मेथड से होगी। यानी कि इसमें लिख रहा हूँ मैं बॉडी हीट लॉस्ट बाय नियर कूलर, लॉस्ट बाय कूलर, और वो कूलर भी क्या रहेगा, नियर बाय रहेगा। ठीक है, कूलर एयर या कूल इन्वायरमेंट के थ्रू इसमें हीट लॉस हो रही है, तो वो कौन सी होगी, रेडिएशन मेथड से होगी। सीधा सा ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, तो इधर देखना, इवापोरेशन होता ही है कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है, और वो हीट लॉस कैसे हो रही है, इवापोरेशन मेथड से हो रही है। और इवापोरेशन जो मेथड होता है वो होता क्या है, तो वो देखना कि न्यू बॉर्न बेबी है, उसने स्टूल वगैरह पास किया, उसने यूरिन पास किया, और उसके थ्रू जो भी स्वेटिंग वगैरह हो रही है, उस स्वेटिंग से क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, हीट लॉस की हो रही है। यानी कि इसमें जो हीट बन रही है, यानी कि जो फ्लूइड आ रहा है ना, इसमें फ्लूइड आ रहा है न्यू बॉर्न बेबी के थ्रू। जैसे ये फ्लूइड कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे स्वेटिंग लिख दूँ, यहाँ पे मैं न्यू बॉर्न बेबी में क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उसने यूरिन का पास आउट किया है, ठीक है, उसने स्टूल वगैरह पास आउट किया है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के थ्रू क्या हो रही है, एयर बन रही है। क्या बन रही है, एयर बन रही है, और एयर बन करके हीट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इवापोरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एक और वर्ड लिखा है हमने, कन्वेक्शन लिखा है ना। थर्ड पॉइंट देखना हमारा क्या है, कन्वेक्शन है ना। अब कन्वेक्शन होता ही है ना, तो कन्वेक्शन में भी क्या होती है, हीट लॉस होती है, और कितने परसेंट हो रही है इसमें, 15% हीट का क्या हो रहा है, लॉस देखने मिल रहा है। कितने परसेंट हीट का लॉस देखने मिल रहा है, 15%, 15% हीट का लॉस देखने मिल रहा है। और ये कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस होती है वो कैसे होती है, तब आपका आंसर क्या जाएगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम लोग क्या रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें, और ट्रांसफ़र करते टाइम पर जो एयर वगैरह आ रही है, जैसे हम लोगों ने फैन चालू करके रखा है या एसी वगैरह चल रही है, एसी के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है, तो वो कौन सी होगी, कन्वेक्शन हीट लॉस होगी। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट, ठीक है, लॉस। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा है, कूलर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कूल एयर कॉन्टेक्ट, से ऐसा लिख देता हूँ मैं, कूल एयर कॉन्टेक्ट। कूल एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, या कूलर वगैरह फैन वगैरह के कांटेक्ट में आने की वजह से हीट लॉस हो रही है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्शन मेथड बोलेंगे। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और मेथड लिखा है, फोर्थ मेथड लिखा है, जिसको क्या बोला हम लोगों ने, कन्वेक्शन मेथड बोला, कंडक्शन मेथड बोला है। और कंडक्शन मेथड में जो हीट लॉस होती है वो कैसे होती है, डायरेक्ट टच। न्यू बॉर्न बेबी को क्या हो रहा है, डायरेक्ट टच से, डायरेक्ट टच करने से क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है। क्या हो रही है, हीट लॉस हो रही है। न्यू बॉर्न बेबी के कोई भी सरफेस वगैरह हो रही है, या हम लोगों ने हैंड प्लेस किया है, या उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट रखा, हम लोगों ने क्या रखा, कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है, ठीक, और क्या रखा उसके ऊपर, उसके डायपर रखा हुआ है, डायपर वगैरह लगा रखा है, या इंस्ट्रूमेंट हमने रखा है, जैसे स्टेथोस्कोप ही मान लो वो रखा है, और उसके थ्रू हीट क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो वो कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड हो गया। डायरेक्ट क्या हो रहा है, इसमें टच कर रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट टच कर रहा है। ये क्लियर हो गया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो इवापोरेशन जो हीट लॉस हो रही है वो किससे हो रही है, तब आपका आंसर क्या गया था इवापोरेशन में, कि जो क्या हो रहा है, फ्लूइड वगैरह का लॉस हो रहा है, और फ्लूइड के थ्रू क्या बन रही है, एयर बन करके हीट लॉस हो रही है, उसे इवापोरेशन मेथड बोला था। अब इवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, इवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तब आपका आंसर क्या चाहिए, इवापोरेशन। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हम न्यू बॉर्न भी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग क्लीन करते रहेंगे, ताकि उसको ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह नहीं हो, और उसको क्या हो नहीं हो, हीट लॉस नहीं हो, हीट लॉस नहीं हो ज़्यादा, है ना। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे ना, क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसको ड्राई रख करके, है ना। अरे उसको इमीडिएटली हम लोग यहाँ रहे क्लीन करें ना बेबी को, क्लीन करेंगे, यानी क्लीन में क्या करें हम लोग, उसको ड्राई तो रख रहे हैं बेबी को,
और ड्राई रखेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी क्या होगी, हीट लॉस से प्रिवेंट होगा। इवापोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेबी को ड्राई रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हीट लॉस के कौन कौन से मेथड होते हैं ये मैंने बताया हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक पॉइंट और आता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, उसको फर्स्ट जो बात किया जाता है, फर्स्ट बार नहलाया जाता है, तो वो कब नहलाया जाता है, टाइमिंग क्या होता है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम बात किसको, न्यूबॉर्न को। न्यूबॉर्न को हम लोग फर्स्ट टाइम बात करवा रहे हैं तो वो कब करवाएंगे। ठीक, तो इसका यार है ना, एक ही वर्ड में पूछे तो 24 आवर आफ्टर, इसके बाद में है ना आफ्टर। और रेंज के अंदर बात करें तो यार है ना, आप लोग चॉइस से लग रही है 24 आवर टू 48 आवर। 48 आवर तक याद रखेंगे हम लोग, बाद में इसको क्या करेंगे, बाथिंग रहेंगे। और इसमें एक चीज़ है ना, इफ़ न्यूबॉर्न बेबी का है ना, न्यूबॉर्न बेबी का टेम्परेचर क्या है, कम है, क्या बोला हमने, इफ़ न्यूबॉर्न बेबी है उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर है वो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों को क्या नहीं करवानी है, नॉट बाथिंग, नॉट बाथिंग, उसको नहलाना नहीं है, उसको वहाँ पे क्या करवाना है, स्पंज बाथ देनी है। क्या देनी है, ओनली यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म स्पंज बाथ। जो स्पंज बाथिंग रहेगी ना वो करेंगे इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पंज बात करवाएंगे इसमें। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। न्यूबॉर्न बेबी में अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी को ड्राई कर रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हाइपोथर्मिया नहीं हो, है ना। हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ब्लैंकेट वगैरह का या वार्म टॉवल का हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में बताया मैंने। और इसमें ये बताया मैंने, इसको नोट करते रहना साथ साथ। फर्स्ट टाइम बाथिंग कब करवाते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है रिसेंटली, फर्स्ट टाइम बाथिंग कब करवाते हैं, ये रेंज दी गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, इसमें हम लोग जो टेम्परेचर मेजर कर रहे थे ना, और वो टेम्परेचर मेजर करेंगे ना न्यूबॉर्न बेबी में, वो कहाँ से करेंगे हम लोग, एक्जिला से करेंगे। ये टेम्परेचर कितना आ रहा था, लेस देन 36.5 आ रहा था, और हम कहाँ से ले रहे थे ये सैंपल, जो ये टेम्परेचर ले रहे थे कहाँ से ले रहे थे, एक्जिला का टेम्परेचर ले रहे थे। और ये टेम्परेचर देखने को मिलेगा तब हम लोग क्या नहीं करानी है, नॉट बाथिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्या ओनली स्पंज बाथ का क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है। ये यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। और एक चीज़ यार है ना, जब भी न्यूबॉर्न बेबी को हम बाथिंग वगैरह करते हैं तो पहले हेड के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, ये पानी कब डालेंगे, लास्ट में डालेंगे, है ना। हेड बाथ कब करवानी है, लास्ट में करवानी है, पहले बॉडी बात करवानी है, लास्ट में करवानी है, हेड बात करवानी है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करें, बाथिंग वगैरह कर दी, उसके बाद में क्या करवाएंगे हम लोग, उसको यार आएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में, फिजिकल एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं ना, पहले क्या कर रहे थे, हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग किया, कट करने के बाद में हम लोगों ने रैप किया न्यूबॉर्न बेबी को ब्लैंकेट्स वगैरह से, वार्म टॉवल से। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, उसके बाद में हम लोगों को क्या परफॉर्म करना है, तो आप लोग याद रखना, उसको क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैंड, क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाएंगे। यदि बैंड की जगह आप लोगों से वर्ड भी दे सकता है, आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, है ना। इसका भी याद सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। और जब इसका यूज करेंगे ना तो एक चीज़ याद रखना, जो आइडेंटिफिकेशन जो बैंड होते हैं ना वो 2 कलर के होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं, एक तो होता है कौन सा, पिंक कलर का होता है, जो किसको लगाएंगे हम लोग, पिंकी को लगाएंगे, है ना। और एक कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है, जो किसको लगाएंगे, बॉयज़ को लगाएंगे। जो पिंक कलर का ब्रेसलेट होगा वो किसके ऊपर लगाएंगे, बेबी। और वो बेबी कौन सा रहेगा, गर्ल बेबी रहेगा। कौन सा बेबी रहेगा, गर्ल बेबी। इसे याद रखना, पिंक, पिंकी और गर्ल। और जो ब्लू कलर का रहेगा वो ब्रेसलेट किसके ऊपर लगाएंगे,
तब आपको याद रखना किसके बॉयज़ बेबी रहेगा ना, बॉय बेबी रहेगा उसके ऊपर लगाएंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब देखो जो आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है ना, इस आइडेंटिफिकेशन बैंड के ऊपर हम लोग क्या क्या नोट करते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी रहेगा ना उसके थंब रहेगा, है ना, थंब रहेगा ना, पैर का अंगूठा वगैरह रहेगा, उसके ऊपर क्या रहेंगे आइडेंटिफिकेशन बैंड को बांधेंगे। और बांधने के बाद में उस आइडेंटिफिकेशन बैंड के ऊपर हम लोग क्या क्या नोट करते हैं ना, नोट डाउन क्या क्या चीज़ें उस पर लिखते हैं। एक तो लिखते हैं उसमें मदर का नाम लिखेंगे, अरे बेबी का नाम लिखेंगे या नहीं, मदर नेम लिखेंगे उस पर। और क्या लिखेंगे उसके ऊपर, जो बेबी बॉर्न हुआ है उसका वेट लिखेंगे, ठीक है। और उसका क्या लिखेंगे, सेक्स वगैरह लिखेंगे, उसका जेंडर वगैरह लिखेंगे, ठीक है। मदर नेम हो गया। नेक्स्ट मैंने बोला उसका क्या, वेट लिख दिया हम लोगों ने। और क्या लिखेंगे उसके ऊपर, वेट हो गया, जेंडर हो गया और मदर नेम तो लिख दिया हम लोगों ने। अब और क्या लिखेंगे उसके ऊपर, बस ये चीज़ लिखते हैं, मदर का नेम लिखेंगे, वेट लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, उसका सेक्स वगैरह लिख देंगे, ठीक है। ये लिखते हैं उसके ऊपर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं है आप लोगों को? आ गया, चलो अच्छी बात है। मदर नेम हो गया, वेट हो गया, सेक्स हो गया। और क्या लिखते हैं इस पर, जो टाइम ऑफ डिलीवरी है ना वो भी लिखते हैं, टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी भी इस पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? ये सब चीज़ें नोट करते हैं इस ब्रेसलेट के ऊपर। जो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कैसा कैसा होता है, बॉयज़ के ऊपर कौन सा ब्रेसलेट लगाएंगे और गर्ल के ऊपर कौन सा लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। ब्रेसलेट वगैरह लगा दिया। ब्रेसलेट लगाने के बाद में नस रहेगी, वो क्या रहेगी, एक रिकॉर्ड लेके आएगी। क्या लेके आएगी, रिकॉर्ड लेके आएगी। और उस रिकॉर्ड के ऊपर क्या नोट करेगी, जो फुट एंड फिंगरप्रिंट को क्या रहेगी, नोट करेगी। लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, फुट एंड फिंगर प्रिंट को क्या रहेगी, नोट करेगी। और वो नोट कहाँ पे करेगी, जो रिकॉर्ड रहेंगे, क्या रहेंगे, जो रिकॉर्ड वगैरह रहेगा ना उसके ऊपर क्या रहेगी, नोट करेगी इसको, ठीक है। तो जो फुट रहेगा ना वो तो बेबी का रहेगा, बेबी का, या जो बेबी बॉर्न हुआ है उस बेबी का तो क्या रहेगा, फुट रहेगा, उस फुट का फिंगरप्रिंट लेंगे। और जो मदर रहेगी ना उस मदर की फिंगर का क्या लेंगे, इसमें प्रिंट लेंगे, मदर की फिंगर का प्रिंट लेंगे। और बेबी रहेगा उसमें किसका प्रिंट लेंगे, फुट का क्या लेंगे, इसमें प्रिंट लेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? और ये कहाँ पे लगाना है, हम लोगों को रिकॉर्ड करना है ना। जो रिकॉर्ड वगैरह रहेगा हमारे पास में, जो आइडेंटिफिकेशन नाम से एक चार्ट आता है ना, पेपर आता है, किस नाम से, आइडेंटिफिकेशन चार्ट्स, आइडेंटिफिकेशन चार्ट आएगा। और उस चार्ट से क्या करेंगे हम लोग, उस चार्ट के ऊपर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फुट एंड फिंगरप्रिंट। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये करवा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट नहीं, उसमें क्या करेंगे हम लोग, वैक्सीन वगैरह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैक्सीन वगैरह लगाएंगे। यानी कि नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या रहेगी, एडमिनिस्टर वैक्सीन इन न्यू बॉर्न। क्या बोला मैंने, एडमिनिस्टर वैक्सीन इन न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है जो हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं। तब फर्स्टली जो हम लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं, BCG लगाते हैं। BCG टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए BCG लगाते हैं। बेसिलस गालमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो ये बेसिलस कौन से रूट से लगाएंगे, तो रूट याद रखना इसमें हमेशा, BCG कौन से रूट से लगाते हैं, ID रूट से लगाते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं, साइड क्या रहती है इसकी, तो याद रखना लेफ्ट हैंड। क्या रखोगे आप लोग, लेफ्ट हैंड याद रखोगे, लेफ्ट हैंड याद रखोगे, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर हो गया BCG। और उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, OPV। और इसकी डोज भी देख लेना आप लोग, इसकी डोज की बात करें ना, BCG की डोज की बात करें तो इसकी डोज कितनी रहती है, 0.05 ml क्या होती है इसकी डोज होती है, डोज इतनी डोज होती है। ठीक है। नेक्स्ट OPV का वैक्सीन लगाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये कितनी ड्रॉप लगाएंगे, 2 ड्रॉप बाई ओरली,
ठीक है, और रूट से 2 ड्रॉप लगाएंगे, इसमें कितने ड्रॉप लगाएंगे, 2 ड्रॉप लगाएंगे, ये थोड़ा सा 2 ड्रॉप, ठीक है। और क्या लगाते हैं इसमें, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाते हैं, है ना। और कौन से रूट से लगाते हैं, तो रूट का में आपका आंसर क्या जाएगा, IM रूट, कौन सा रूट, IM रूट से लगाते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं, तब आप याद रखना इसमें इसमें लिखना आप लोगों को लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई, ये याद रखनी है आप लोगों को, लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई आपको क्या रखना है, याद रखना है। और जो ये मसल रहेगी ना, वो मसल कौन सी रहेगी, वास्टस लेटरलिस मसल रहेगी, कौन सी मसल रहेगी, वास्टस लेटरलिस क्या रहेगी, इसमें मसल का यूज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लगाते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाते हैं ना, तो इधर देखना, नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, विटामिन के इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन के लगाते हैं हम लोग, इंजेक्शन का यूज करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, कि न्यू बॉर्न बेबी में क्या नहीं हो, ब्लीडिंग नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। अब इधर सुनना आप लोग कि विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे, क्यों लगाते हैं, कि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोर्न होता है, तब उसकी इंटेस्टाइन क्या होती है, स्ट्रल होती है, और इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं। तो इधर देखना, विटामिन के का जब इंजेक्शन लगाएंगे तो ये इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन को क्या करेगा, जो स्ट्रल इंटेस्टाइन थी उसमें क्या करेगा, क्लोटिंग फैक्टर क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, क्या करेगा, क्लोटिंग फैक्टर है उनका क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। और सिंथेसिस करेगा ना जब क्लोटिंग फैक्टर का, वो क्लोटिंग फैक्टर कौन से होंगे, तब आप लोगों को याद रखना है, 5 नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है, ये क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, इनका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कौन सिंथेसिस करते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 2 आएगा ना, 2 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर रहेगा, 2, 7, 9, 10, ठीक है, इसे याद रख लेना आप लोगों को, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर रहेंगे, उनका क्या होगा, सिंथेसिस करेगा, कौन, विटामिन के का इंजेक्शन। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विटामिन के, यहाँ तक समझ में आया नहीं है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात रहे विटामिन के की डोज की बात करें, किसी बात रहे डोज की बात करें, तो इसकी डोज क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे प्री टर्म हो गया, उसमें अलग डोज रहेगी, और किसमें, टर्म में अलग अलग डोज रहेगी। इधर देखो क्या लिख रहा है मैंने, प्री टर्म, और एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे टर्म लिखा है मैंने। टर्म में इसका डोज क्या रहेगा, और प्री टर्म में इसका डोज क्या रहेगा, तो जल्दी बताओ आप लोगों में से कोई, प्री टर्म में इसका डोज कितना होता है, तब आप लोगों को याद है 0.5 mg, क्या रखोगे, 0.5 mg आप लोग याद रखोगे प्री टर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात रही है mg में नहीं दे करके यदि आप लोगों को ml में दे दे, तब आप लोग क्या लगाओगे यहाँ पे आंसर, तब आप लोगों को याद रखना है 0.25 ml, ठीक है, ये लगाएंगे। और टर्म रहेगा उसमें कितना रहेगा इसका डोज, तब आप लोगों को याद रखना है 1 mg, क्या रखोगे आप लोग, टर्म पे 1 mg याद रखोगे, ठीक है। और ml में पूछ ले ये टर्म के अंदर, तब आप लोगों को याद रखना है 0.5 ml, क्या रखोगे, 0.5 ml याद रखोगे, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। विटामिन के यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसका रूट क्या रहेगा ना, विटामिन के का भी रूट क्या रहेगा, IM ही रूट रहेगा। कौन सा रूट रहेगा, IM, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाएंगे इसको, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें, इसकी डोज बता दी मैंने, इसकी वो बता दी मैंने, रूट बता दिया। और साइड की बात करें ना इसकी, तो साइड कौन सी रहेगी, वही मसल रहेगी, वास्टस लैटरलिस मसल रहेगी। कौन सी मसल रहेगी, वास्टस लैटरलिस मसल, इसकी क्या रहेगी, साइड रहेगी, वास्टस लैटरलिस इसकी क्या रहेगी, साइड रहेगी। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लॉटिंग फैक्टर,
विटामिन के वो किस किस का सिंथेसिस कर रहा है, और जो विटामिन के का जो इंजेक्शन लेंगे ना उसमें कौन सा विटामिन के लेंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन लेंगे। तो इसमें यार है ना विटामिन के लेंगे, और वो भी कौन सा लेंगे, K1 विटामिन लेंगे। कौन सा लेंगे, विटामिन K1 लेंगे। विटामिन के का जो इंजेक्शन लगाते हैं ना तो उसमें विटामिन K1 लेते हैं, और विटामिन K1 का पूरा जो नाम होता है, विटामिन के का जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, जल्दी बताओ क्या नाम होता है। विटामिन K1 का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है फाइटोनोन। क्या रखोगे आप लोग, फाइटोनेडियोन याद रखना है। क्या रखोगे, फाइटोनेडियोन जो नाम का विटामिन क्या आएगा उसको याद करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे इसमें। ये समझ में आ गई आप लोगों को बात, ठीक है। ये किस किस का सिंथेसिस करवाता है, कौन कौन से विटामिन का क्या रहेगा, सिंथेसिस करवाएगा और प्रिवेंट करेगा किसे, क्लॉटिंग से। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद में, विटामिन के का इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हम क्या देंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे न्यू बॉर्न बेबी को। और न्यूट्रिशन में भी क्या करवाएंगे, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग कब प्रोवाइड करवाते हैं, तब आपका आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए दे रहा हूँ मैं 30 मिनट, बी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 1 आवर, और सी ऑप्शन क्या दे रहा हूँ मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल, और एक दे रहा हूँ मैं 4 आवर, और एक ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे क्या मैं, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो एक और ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को मैं, ये ऑप्शन हो गया 2 आवर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें प्रायोरिटी चूज करनी है आप लोगों को। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका आंसर क्या जाएगा, एज सून एज पॉसिबल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे ऑप्शन दे देना तो आपको चूज किया है ना, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्यू बॉर्न बेबी को क्या करवा दो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो, ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा तो इनमें से क्या चूज करना पड़ेगा आप लोगों को, 30 मिनट, ठीक है। और ये भी नहीं देखने को मिले आप लोगों को, तब आपको चूज करना है 1 आवर, थर्ड प्रायोरिटी पे चूज करना है। लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा सा रहना, ठीक है। अभी आप देखो मैंने 2 आवर और 4 आवर भी लिखा है, ठीक है। तो एक चीज़ रहना आप लोगों को, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, वो किससे हुआ है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी से हुआ है। किससे हुआ है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, किससे हुआ है, सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी से न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब करवाएंगे, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 4 आवर। क्या आंसर जाएगा, 4 आवर। देखो क्या लिखा मैंने, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को क्या करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, तब आप लोगों का आंसर क्या जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 4 आवर आपका आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में उसने ये सब जोड़ डाल दिया था कि बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगा, बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगा किसमें, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का, किसका, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का। बेस्ट टाइमिंग डाल देना तब आपका आंसर क्या जाएगा, 2 आवर जाएगा। बेस्ट डाल दे क्वेश्चन में तभी आपका आंसर 2 आवर जाएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या जाएगा, ओनली 4 आवर जाएगा सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी में। ये क्लियर कर लेना आप लोग। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ, कोई कन्फ्यूजन है तब भी आप बोल सकते हो इसमें, अरे है कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, हेलो, नेक्स्ट आगे करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने कि हम लोगों ने क्या करा दिया, उसको न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया, और ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल से देखेंगे हम लोग, है ना। एक दिन लगेगा इसके अंदर, 3 घंटे लग जाएंगे ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में,
ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में एवरी टाइम इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो क्या रहेगा, हमने न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करा दिया और बीच में हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ा था जिसमें बोला था मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ कौन सा, फिजिकल एग्जामिनेशन। देखना फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन है ना। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग करते क्या है ना, तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन जो न्यू बॉर्न बेबी रहेगा उसका हेड से लेकर के टू तक क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हेड टू टॉय एग्जामिनेशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अदर नाम से क्या बोलते हैं, हम सेफेलोकोडल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। सेफेलोकोडल एग्जामिनेशन इसी को बोलते हैं, सेफेलोकोडल एग्जामिनेशन बोल दो या हेड टू एग्जामिनेशन बोल दो, या इसी को क्या बोल दो, फिजिकल एग्जामिनेशन बोल दो, है ना। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हम देख तो रहे हैं, बट किसका देख रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी का देख रहे हैं। और इसमें फर्स्टली हम लोग एग्जामिनेशन स्टार्ट करें वो कहाँ से करें, हेड से स्टार्ट करें, है ना। तो हेड के ऊपर भी ये हमारे हेयर है ना। तो जो न्यू बॉर्न बेबी रहेगा ना उसके अंदर उसकी डिलीवरी हुई है ना, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, हेयर देख रहे हैं। किसका एग्जामिनेशन करें, हेयर का एग्जामिनेशन करें। और ये न्यू बॉर्न बेबी है वो कौन सा है, या तो प्रीटर्म है या क्या है वो टर्म डिलीवरी हुई है। ठीक है, तो टर्म डिलीवरी पे जो हेयर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, और प्रीटर्म में जो हेयर रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो प्रीटर्म में आप लोगों को याद रखना है कैसे हेयर रहेंगे, फ्यूजी हेयर रहेंगे। कैसे हेयर रहेंगे, फ्यूजी हेयर रहेंगे। फ्यूजी हेयर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे लगते हैं चिप्स पे बाल, है ना, चिप्स पे बाल, यानी कि एक बाल होता है उससे ऐसे लगता है जैसे दो मुंह है उस बाल की, है ना। तो वो कौन से होते हैं, हमारे फ्यूजी हेयर होते हैं, प्री टर्म में ऐसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बोला मैंने, टर्म के अंदर जो हेयर रहेंगे वो कैसे हेयर रहेंगे, टर्म के अंदर जो हेयर रहेंगे ना वो कैसे हेयर रहेंगे। एनीवन कोई बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, अरे बता दो जल्दी। इसमें आप लोगों को याद है ना, फाइनी हेयर रहेंगे। किसे रहेंगे, फाइनी हेयर रहेंगे, FINE, फाइनी हेयर रहेंगे। ठीक है, घुंघराले बाल भी हो सकते हैं इसमें, है ना। थोड़ा सा हेयर है ना, ऐसे हेयर रहेंगे, फाइन हेयर रहेंगे। फाइनी हेयर देखो ऐसे लिखते हैं इसको, फाइनी हेयर को, फाइनी हेयर रहेंगे। ठीक है, ऐसे हेयर रहेंगे किसमें, टर्म के अंदर। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या रहे हैं, इसमें हेड का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, हेयर देख लिया, हेयर के बाद में किसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हेड के एग्जामिनेशन की। तो हेडिंग लगा लेना आप लोग, हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन। अब हेड एग्जामिनेशन करें तो हेड की हम लोग साइज वगैरह देखेंगे, और हेड की साइज देखेंगे, हेड की सर्कमफ्रेंस देखेंगे। वो सर्कमफ्रेंस जितनी भी आती है ना वो हम लोग एक साथ देख लेंगे कि हेड सर्कमफ्रेंस क्या होती है, चेस्ट के सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, उनको एक साथ देखेंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हेड का एग्जामिनेशन करें और उसका हेड हम लोगों को कैसा दिखाई देगा ना, न्यू बोन का। और उसके अंदर देखने को मिलती है हम लोगों को सुस्टर लाइनिंग देखने को मिलती है, मोल्डिंग वगैरह देखने को मिलती है, फोंटानेल देखने को मिलता है। तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं ना। ठीक, तो ये देखो क्या लिखा है मैंने, न्यू बॉर्न बेबी का हम लोगों ने क्या किया, हेड एग्जामिनेशन किया। और हेड एग्जामिनेशन में वहाँ पे एक चीज़ देखने मिलती है जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोल्डिंग बोलते हैं। ये मोल्डिंग क्या होती है, तब आपका हेड एग्जामिनेशन किया और फर्स्टली हम लोगों ने देखा उसके अंदर क्या देखने को मिल रही है, मोल्डिंग देखने को मिलती है। और मोल्डिंग होती क्या है, तो याद रख लेना आप लोगों को, 3 to 4 mm। क्या बोला मैंने, 3 to 4 mm ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन, यानी कि स्कल बोन है ये ओवरलैप करिए 3 से 4 mm। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन, ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन 3 to 4 mm। और ये क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। क्या होती है, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। क्या होती है, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और डिसअपीयर कब होती है, तब आप याद रखना है इसमें 24 to 48 आवर के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोल्डिंग बोलते हैं। ये समझ में आप लोगों को मोल्डिंग क्या होता है, मोल्डिंग समझ में, ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन
और उसमें मैंने लिखा है क्या, नॉर्मल फाइंडिंग होती है और डिस्प्ले हो जाती है 4 नहीं 24 आवर टू 48 आवर के अंदर क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक। अब हम लोग न्यू बोर्न में भी रहेगा ना, उसमें क्या होती है, सुस्टर लाइन होती है। स्कल में क्या होती है, सुस्टर लाइनिंग होती है। जो स्कल रहेगा ना उसमें क्या होती है, सुस्टर लाइनिंग होती है। यानी कि बोल सकते हैं इसमें सुस्टर लाइनिंग होती है। तो कितनी होती है टोटल, तो 5 सुस्टर लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 5 सुस्टर प्रेजेंट होते हैं। कितने सुस्टर प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सुस्टर लाइन। ठीक है, तो टोटल सुस्टर कितने होते हैं और सुस्टर होता है क्या है ना। पहले तो ये जान लो कि सुस्टर लाइन होती है वो कहाँ पे होती है, सुस्टर जो होता है वो होता है क्या है ना, ये जान लेना आप लोग। तो सुस्टर क्या होता है, जो हमारी जो स्कल बोन होती है, दो स्कल बोन के बिटवीन एक जो लाइनिंग वगैरह रहेगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्कल क्या बोलेंगे, सुस्टर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को सुस्टर लाइन बोलेंगे। ये समझ में आप लोग सुस्टर लाइन किससे बोलते हैं। तो देखो इधर a line between two skull bone, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सुस्टर लाइन बोलेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने, ये जो सुस्टर होता है ना वो सुस्टर लाइनिंग होती है, सुस्टर होता है वो टोटल कितने होते हैं, तो 5 सुस्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, देखो याद रखना आप लोग, F कैसे याद रखोगे उसको, F C L S और एक और यहाँ पे S लगा देना। ठीक है, F C L S और फिर बीच में S लगा देना, ऐसे याद रहना। देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो तेरे देखना आप लोग, फ्रंटल सुस्टर, फ्रंटल सुस्टर, फर्स्ट सुस्टर तो ये हो गया। सेकंड कोरोनल सुस्टर, थर्ड लिखा मैंने सैजिटल सुस्टर, सैजिटल सुस्टर, और फोर्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कौन सा, सैजिटल हो गया। सैजिटल के बाद में लैम्बडॉयड सुस्टर, कौन सा, लैम्बडॉयड सुस्टर, कौन सा सुस्टर, लैम्बडॉयड सुस्टर। और फिफ्थ के पास में देखो ग्रुप से इससे बोलेंगे हम लोग स्क्वामस सुस्टर, स्क्वामस सुस्टर बोलेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को। देखो जो हमारे ये सुस्टर होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और उस डायग्राम से देखना आप लोग कहाँ कहाँ पे होते हैं ये सुस्टर। ठीक है, ये सामने जो मैंने बनाया है वो क्या बना दिया मैंने, फ्रंटल, ये टोटल क्या बनाई मैंने, स्केल बोन बनाई है। क्या बनाई मैंने, स्केल बोन बनाई है। कौन कौन से स्केल बोन है ये देखना आप लोग। ये क्या है, फ्रंटल बोन है। कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन होती है। ठीक है, और ये कौन सी होती है, पैराइटल बोन। कौन सी बोन, पैराइटल बोन। और ये कौन सी होती है हमारी, टेम्पोरल बोन। और ये कौन सी होती है, हॉस्पिटल बोन होती है। अब इनके बिटवीन जो मैंने ये लाइनिंग खींची ना, ये पिंक पिंक, यही क्या होती है, सुस्टर लाइन होती है। क्या होती है, सुस्टर लाइन होती है। अब देखो फ्रंटल सुस्टर किसे बोलेंगे, है ना, फ्रंटल सुस्टर किसे बोलेंगे कि दो फ्रंटल बोन के बिटवीन जो सुस्टर प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने, दो फ्रंटल बोन के बिटवीन, एक फ्रंटल बोन और एक फ्रंटल बोन ये हुई। अब दोनों फ्रंटल बोन के बिटवीन जो सुस्टर प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंटल सुस्टर बोलेंगे। ये समझ में आ गया। जो दो पैराइटल बोन है ना, और एक इधर देखो मैं अलग अलग कलर साथ, जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ये देखो फ्रंटल बोन, और ये कौन सी होगी, पैराइटल बोन। ये फ्रंटल होगी और ये कौन सी होगी, पैराइटल बोन होगी। ठीक है, ये पैराइटल बोन होगी, ये फ्रंटल बोन होगी। और जो ये ब्लैक कलर वाली लाइन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोनल सुस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनल सुस्टर बोलेंगे। और ये जो हमारे दो पैराइटल बोन है, पैराइटल बोन है, कौन सी बोन है ये, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन है दो। इन दोनों पैराइटल बोन के बिटवीन जो ये सुस्टर लाइन खींची ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सैजिटल सुस्टर बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, सैजिटल सुस्टर बोलेंगे। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो
क्या बोला मैंने, ये पैरेटल हो गया, ठीक है। पैरेटल के बाद में देखो ये लाइन खींची है मैंने और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, हॉस्पिटल। क्या बनाया मैंने, हॉस्पिटल। और जो हॉस्पिटल के बिटवीन और जो पैरेटल बोन के बिटवीन जो सुचर लाइन है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्बडोइडल। क्या बोलेंगे उसी को, लैम्बडोइडल सुचर बोलेंगे। और स्क्वेमस जो सुचर है वो क्या होगा, जो ये लाइनिंग है ना पैरेटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के बिटवीन जो लाइनिंग है ना, इन्हीं लाइनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वेमस सुचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वेमस सुचर बोलेंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे देखना आप लोग। यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, वो डायग्राम देखना। ये देखो डायग्राम, ये फिटल स्कल है, ठीक है। इधर देखो इसमें कौन कौन से सुचर वगैरह होते हैं, फॉन्टानेल के बारे में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले सुचर के बारे में देख लो एक बार। ये स्कल है, ये दोनों कौन सी बोन होगी, फ्रंटल बोन होगी, ठीक है। और ये कौन सी होगी, पैरेटल हो गई। और ये पीछे की तरफ जो हॉस्पिटल बोन होगी, और इसके साइड में है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, वो कौन सी होगी, टेम्पोरल होगी। अब टेम्पोरल इस डायग्राम में बताऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है। पहले ये देख लो, हमारे पास में सुचर कौन सा था, ये फ्रंटल बोन थी। और फ्रंटल बोन के बिटवीन जो सुचर लाइनिंग थी, उससे क्या बोला था मैंने, फ्रंटल सुचर बोल रहा था। और उसी फ्रंटल सुचर को एक और नाम से जानते हैं, जिससे बोलते हैं हम लोग मेटोपिक सुचर। किस नाम से, मेटोपिक सुचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेटोपिक सुचर के नाम से। ये क्लियर हो गया। ये देखो, अब देखो ये वाइड विगैप है, ये बाद में बताएंगे क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देना, ये कौन सा हो गया, फ्रंटल। और इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, FCLS। और फिर यहाँ पे क्या बताया था मैंने, S बताया था। ये ठीक बताई थी ना, फ्रंटल हो गया। नेक्स्ट बात रहे कोरोनल की। देखो ये कोरोनल सुचर, पैरेटल बोन और स्कल बोन के बिटवीन जो सुचर लाइनिंग प्रेजेंट है ना, ये वाली है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोनल बोलेंगे। अरे क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों का, ठीक है। देखो ये पैरेटल बोन होगी, ये पैरेटल, इन दोनों के बिटवीन ये सुचर लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेजाइटल सुचर। सेजाइटल लिखा हुआ ना, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा है मैंने, पीछे के पीछे हॉस्पिटल बोन लिखी है पीछे वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये पैरेटल बोन होगी और ये हॉस्पिटल होगी, इनके बिटवीन जो ये सुचर प्रेजेंट है ना लाइनिंग, उससे बोलेंगे हम लोग लैम्बडोइडल। क्या बोलेंगे, लैम्बडोइडल बोलेंगे। ये देखो लैम्बडोइडल। फिर स्क्वेमस आया था, और स्क्वेमस मैंने बोला था यहाँ पे टेम्पोरल बोन रहेगी, है ना, ये वाले टेम्पोरल बोन मान लो आप लोग, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन मान लो, और टेम्पोरल बोन और पैरेटल बोन के बिटवीन जो ये लाइनिंग है ना, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्क्वेमस सुचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वेमस सुचर बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी नोट नहीं किया हुआ इसका, देखो ये रहा स्क्वेमस सुचर। ये देखो ये कौन सी बोन होगी हमारी, टेम्पोरल बोन होगी, है ना। ये देखो टेम्पोरल बोन आ गई। और ये कौन सी आ गई यहाँ पे, पैरेटल बोन। ये साइड वाली पैरेटल बोन और ये टेम्पोरल बोन, और इनके बिटवीन जो ये लाइनिंग देखने को मिल रही है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग स्क्वेमस सुचर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वेमस सुचर लाइन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का, सुचर लाइनिंग कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, ठीक है। अरे हो गया क्या क्लियर। चलो अब थ्योरी भी कंटिन्यू करते हैं हम, थ्योरी कंटिन्यू करते हैं आगे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, जो हमारा सुचर लाइनिंग होती है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो सुचर लाइनिंग होती है वो क्या होती है, प्री मैच्योर क्या होती है, क्लोज हो जाती है। क्या होती है, प्री मैच्योर क्लोजर हो जाती है। और मोस्ट कॉमन जो प्री मैच्योर क्लोजर देखने को मिलता है, देखो क्या बोला मैंने पहले सुना, जो ये सुचर लाइनिंग होती है वो क्लोज होना स्टार्ट कब हो जाती है, क्लोज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सुचर लाइन, ये सीधा से लिख रहा हूँ, सुचर स्टार्ट टू क्लोज। कब क्लोज होते हैं, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 2 मंथ पे क्या होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। 2 मंथ पे क्या होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं क्लोज होना। और ये क्या होते हैं, 4 to 6 जो मंथ होता है, 6 मंथ होता है, उस पर क्या होते हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। ये बात याद हो रही है आप लोगों को, अरे ये बात याद होगी ना आप लोगों को, कि 2 मंथ पे होना स्टार्ट हो जाता है और 6 मंथ पे आते थे, ये होते हैं कंप्लीट सुचर लाइनिंग क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। देखना क्या बोला मैंने, कि प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ सुचर लाइनिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन
मोस्ट कॉमन प्रीमेच्योर क्लोजर सुचर। प्रीमेच्योर क्लोजर सुचर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन प्रीमेच्योर क्लोजर। तब आपका आंसर क्या जाएगा? मोस्ट कॉमन प्रीमेच्योर, तब आपका आंसर जाएगा सेजाइटल। क्या आंसर जाएगा? सेजाइटल सुचर आपका आंसर जाएगा। प्रीमेच्योर क्लोजर ये होता है कौन? सेजाइटल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? अरे किधर हो गए आप लोग यहाँ तक? प्रीमेच्योर क्लोजर किससे बोलेंगे, है ना? प्रीमेच्योर क्लोजर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? और होगा तो उससे क्या कौन सा होगा? सेजाइटल होगा। और सेजाइटल जब प्रीमेच्योर क्लोजर होता है ना तो उसको किस नाम से जानते हैं? तब आप लोगों को याद रखना है स्केपोसिली। किस नाम से? स्केपोसिली के सिफेली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉल्ड एज, है ना? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सुचर कौन सा? सेजाइटल सुचर कॉल्ड एज किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना आप लोग सिफेलो किस नाम से जानते हैं इसको? अरे बताओ एनीवन? प्रीमेच्योर क्लोजर। तो आपको याद रखना है इसमें, सीधा से याद रखना किस नाम से जानेंगे? सिफेलोसिली के नाम से। ठीक है, अब सिफेलोसिली तो हो गया। अब इसको किस नाम से आएंगे? तो आप लोगों को याद है इस सॉरी किस नाम से आएगा इसको? प्रीमेच्योर। क्या बोला मैंने? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सुचर लाइन। और कौन सी हो रही है? प्रीमेच्योर में मोस्ट कॉमन सेजाइटल सुचर हो रही है। उसको किस नाम से आता है? तब आप याद रखना स्केपोसिफेली। सिफेली के नाम से जाएगा, स्केपोसिफेली के नाम से जाएगा। ठीक। और एक चीज़ आ रहा है ना यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला है कि सुचर होते हैं वो क्लोज होना स्टार्ट कब होते हैं? तब आपको मैंने बताया कितना 2 मंथ बताया है। और ये कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाते हैं 2 मंथ पे और कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं 6 ईयर पे। क्या होते हैं? कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 6 ईयर पे होते हैं कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं? ये क्लोज हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसमें फोंटानेल की बात करें। किसी बात करें? फोंटानेल की बात करें ना, तो फोंटानेल क्या होते हैं? फोंटानेल, तो फोंटानेल का मतलब यार ना ए वाइड गैप बिटवीन सुचर लाइन। क्या रखोगे? ए वाइड गैप बिटवीन सुचर लाइन। जो सुचर लाइन है, सुचर लाइन की बिटवीन जो वाइड गैप है उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? फोंटानेल बोलेंगे। और जो फोंटानेल होते हैं, टोटल फोंटानेल कितने होते हैं? क्या बोला है मैंने? टोटल फोंटानेल कितने होते हैं? तब आपका आंसर क्या आएगा? 6 फोंटानेल होते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है कि क्लिनिकल फोंटानेल कितने होते हैं? क्लिनिकल फोंटानेल में याद रखना आप लोग 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तब आप लोगों को याद रखना है, एक तो एंटीरियर फोंटानेल और एक कौन सा है? पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल और एक कौन सा? पोस्टीरियर फोंटानेल याद रखोगे, ठीक है। अब जो एंटीरियर फोंटानेल होता है उसको अदर किस नाम से जाता है? देखो पहले तो याद रखना, इसमें टोटल फोंटानेल कितने होते हैं? 6 होते हैं। और मैंने क्या बोला है, जो क्या होते हैं क्लिनिकल फोंटानेल कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। तो टोटल दो, एक तो ये होता है एंटीरियर फोंटानेल और एक कौन सा होता है? पोस्टीरियर फोंटानेल होता है। और 2 कौन से होते हैं? अभी डायग्राम बताऊँगा मैं। डायग्राम देख लो एक बार आप पहले, ये देखो डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप लोग देखना, फोंटानेल की बात करें ना, तो ये देखो एंटीरियर फोंटानेल, ये जो ये वाइड गैप दिख रहा है ना सुचर लाइनिंग के बिटवीन, तो ये कौन सा हमारा एंटीरियर फोंटानेल है। और ये देखो किस शेप का दिख रहा है? तो डायमंड शेप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा? लिख देता हूँ यहाँ पे, डायमंड शेप। कौन शेप? डायमंड शेप का दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो 4 तो क्या सुचर लाइन है? 1 2 3 और 4 तो क्या इसमें सुचर लाइन है। और सुचर कितने इसमें?
एक तो फ्रंटल हो गया, एक कौन सा हो गया, ये पैराइटल हो गया, और एक कौन सा हो गया, कोरोनल हो गया। तो 3 तो क्या हो गया इसमें, सुचर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 सुचर प्रेजेंट है ना। और 3 सुचर कौन कौन से सुचर हैं, तो याद रख लेना आप लोग, इसमें पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल और एक कौन सा है, कोरोनल। ये 3 क्या हो गए इसमें, सुचर हो गए। और सुचर लाइनिंग कितनी होगी इसमें, तो फॉर सुचर लाइन, फॉर सुचर लाइन। और 4 जो सुचर लाइनिंग है वो कौन कौन सी होती है, तो देख लेना, एक तो ये हो गई, 2 ये हो गई, और एक कौन सी होगी, पैराइटल वाली होगी। तो 4 सुचर लाइन हुई नहीं हुई इसमें, ठीक है। देखो एक तो कौन सी होगी, फ्रंटल वाली लाइन, और 2 कोरोनल की होगी, है ना, और एक कौन सी होगी, पैराइटल वाली होगी। तो 4 सुचर लाइन हुई नहीं हुई, ये 4 तो इसमें सुचर लाइनिंग है। और इसमें क्या बोला मैंने, डायमंड शेप का, और 3 सुचर क्या है इसमें प्रेजेंट है। कितने सुचर प्रेजेंट है इसमें, ओनली 3 सुचर प्रेजेंट है और 4 सुचर लाइनिंग प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया। फिर एंट्री फोंटानेल बोलता है हमने, है ना। नेक्स्ट बात रहे एंट्री जो फोंटानेल होता है उसका अदर नाम क्या होता है, तब आपको याद रखना है क्या, ब्रेगमा। क्या रखोगे आप लोग, ब्रेगमा याद रखोगे। क्या रखोगे, ब्रेगमा याद रखोगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री जो फोंटानेल होता है, ब्रेगमा होता है, वो क्लोज कब हो जाता है ना, तब आप लोगों को याद रखना है क्लोज कितने टाइमिंग पे होता है, तो 12 से लेकर के 12 टू 18 मंथ पे क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। क्या होता है, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 12 से लेकर के ये 18 मंथ पे है ना, यहाँ क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 2 ईयर पे हम लोगों ने न्यू बोर्न को असेस किया, और असेस करने के बाद में उसमें जो एंट्री फोंटानेल है वो क्लोज नहीं हुआ। क्या बोला मैंने, नॉट क्लोज एंटीरियर फोंटानेल आफ्टर 2 ईयर, है ना। 2 ईयर पे भी हम लोगों को फोंटानेल क्या देखने मिल रहा है, ओपन देखने मिल रहा है। तो वहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी इन्फॉर्म करना। किसको इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। वहाँ पे ये प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा। ये थोड़ा सा रखना। इसके रिगार्डिंग जितने पॉइंट बनते थे वो हमने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। और इसमें जो एक पॉइंट और बनता है, जो हमारा क्या है, एंट्री जो फोंटानेल है, कौन सा फोंटानेल है, एंट्री फोंटानेल। ये इसका डायमीटर की बात करें ना, इसके डायमीटर की बात करें तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो हमारा एंट्री फोंटानेल होता है इसका डायमीटर कितना होता है, तो 2 डायमीटर होते हैं इसमें। एक तो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर, और एक कौन सा डायमीटर होता है इसमें, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। कौन सा होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, तो याद रखना है। जो ट्रांसवर्स जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 to 3 mm क्या होगा इसमें डायमीटर होगा। और जो हमारा जो ये कौन सा है डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये कितना होता है इसमें 3 to 4 mm। mm में नहीं होता, सॉरी, ये सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर में क्या होगा, ये डायमीटर होगा। 3 to 4 लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या लिखा है मैंने, 3 to 4 लिखा है। क्या लिखा है मैंने, 3 to 4 लिखा है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स जो डायमीटर है वो कितना लिखा है मैंने, 2 to 3 सेंटीमीटर लिखा है। ये क्लियर कर लेना आप लोग, समझ में आ गया। एंट्री फोंटानेल के रिगार्डिंग जितने पॉइंट बनते थे, कितनी सुचर लाइन होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसमें ये क्लोज कब होता है ना, और क्लोज नहीं होता है तो इसमें हम लोग हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होता है, ये मैंने बताया आप लोगों को। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट बात रहे इसमें पोस्टीरियर फोंटानेल। ये देखो खुद देखा ना, पोस्टीरियर फोंटानेल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, लैम्डा भी बोलते हैं, लैम्डा फोंटानेल बोलते हैं इसको। अब लैम्डा होता क्या है, तो आप लोग भी याद रखना। इसमें देखो क्या होता है, ये है पहली बात तो इसकी शेप कैसी थी, डायमंड शेप का था ना ये। इसका शेप कैसा रहेगा, देखो ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है। तो इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसी रहेगी इसकी, ट्रायंगुलर। तो इसकी शेप होगी। नेक्स्ट बात करें इसके डायमीटर की बात करें, है ना, इसका डायमीटर कितना होता है, तब आप लोगों को याद रखना है 1 to 1.5 सेंटीमीटर, इतना ही क्या होता है इसका डायमीटर होता है।
ये क्लियर हो गया डायमीटर ट्रांस, ठीक है, ये डायमीटर वगैरह बताया मैंने। और ये जो क्लोज होता है वो क्लोज कब होता है, तब आप लोगों को याद रखना है 6 वीक पे क्या होता है, ये क्लोज होता है, या 1.5 मंथ पे क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। ये याद हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखो इसमें मैंने और क्या बोला है कि ये डायमीटर होता है ना, कौन सा डायमीटर जो फोंटानेल होता है, कौन सा पोस्टीरियर फोंटानेल होता है, ये क्लोज कब होता है ये बता दिया मैंने। अब इसमें सुचर लाइनिंग कितनी है, तो 1, 2 और 3 तो क्या इसमें सुचर लाइनिंग है, 3 सुचर लाइन एंड सुचर कितने हैं, हॉस्पिटल है, और एक कौन सा इसमें पैरेटल है, ठीक है। तो कौन से कितने सुचर हो गए, 2 सुचर प्रेजेंट हो गई इसमें, 2 सुचर एंड 3 सुचर लाइनिंग क्या इसमें प्रेजेंट है। क्लोज कब होता है, इसका अदर नाम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ फोंटानेल क्या होता है, वाइड गैप होता है, ठीक है। टोटल फोंटानेल कितने होते हैं इसमें, तब आपका आंसर क्या जाएगा, 6 फोंटानेल होते हैं। इधर देखना, एक तो एंट्री फोंटानेल कितने होते हैं इसमें, टोटल 1 होते हैं। इधर देखना 1 मिनट, एंट्री फोंटानेल आ गया, ठीक है। एक कौन सा फोंटानेल आ गया, पोस्टीरियर आ गया। और मैंने बोला था टोटल फोंटानेल कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं। अब 6 कौन से होते हैं, जो मास्टोइड फोंटानेल होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये फोंटानेल होता है ना मास्टोइड, देखो यहाँ पर देखो, ये देखो हॉस्पिटल आ गया, यहाँ पे ये पैरेटल आ गया, यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब, ये आ गया है ना, टेम्पोरल बोन आ गई यहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा, मास्टोइड फोंटानेल, है ना। अब इस जो मास्टोइड फोंटानेल होते हैं वो इस साइड में भी प्रेजेंट होंगे और इस साइड में। तो कितने हो गए टोटल, 2 हुए नहीं हुए, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में एक और जो होता है फोंटानेल, वो कौन सा होता है, स्पेनोइड फोंटानेल। जो हमारा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो वाइड गैप प्रेजेंट है, इसे वो क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेनोइड फोंटानेल बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे नोट किया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। और ये भी कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। तो ये देखो 2, 2, 4, 5 और ये कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए ना फोंटानेल। अभी यहाँ तक बताओ आपको समझ में आया नहीं आया। फिजिकल एग्जामिनेशन देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे, फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को हेड एग्जामिनेशन किया, और हेड एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है। सुचर लाइन और फोंटानेल, और इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट डे आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी ऐसे ही क्लासें रेगुलर, और डीपली सिलेबस करवाया जाएगा आपको, है ना। ओके बाय।